अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट का दूसरा दिन इस वक्त जारी है। दूसरे सेशन का खेल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए अभी तक इस टेस्ट मैच में अच्छी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। टॉस जीतकर बाबर आजम ने बैटिंग करने का फैसला किया। इब्तदाई मराहिल में पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ज़रूर गंवाई, लेकिन फिर बाबर आजम और सरफराज अहमद के दरमियान ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी और इस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा मुस्तहकम होने में कामयाब हुई। सरफराज अहमद 86 रन बना के आउट हुए। आज सुबह बाबर आजम 161 रन बना के आउट हुए। व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज बाय बाबर आजम। और एक बार फिर अपने ऊपर से जो प्रेशर था उसको बड़े अच्छे अंदाज में बाबर आजम ने परफॉर्म करके हटाया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान जब बॉलिंग के लिए आता है तो एज ए कैप्टन बाबर आजम कैसे नजर आते हैं। इस वक्त सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इनिंग्स खेल रहे हैं। इन रन्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि इस वक्त वो 89 रन पे आ चुके हैं और 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कुल मिलाकर इस वक्त 418 रन बना लिए हैं। हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे, किसने कैसा खेला, सरफराज अहमद की ऐसी इनिंग्स थी, बाबर आजम कितने अच्छे नजर आए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया हुआ है। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा का कल एक बयान सामने आया। उन्होंने अपने यूट्यूब पेज पर वो बयान शाया किया और वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से रजीम्स और कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ओवरनाइट एक फैसला किया जाता है, अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। बहुत कुछ कहा उन्होंने, क्या क्या कहा आइए दिखाते हैं आप पर अपने एक्सपर्ट्स कौन बोल रहे हैं। काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं रमीज़ हसन राजा ने यहाँ पर, मोटिव्स पर सवाल उठाए हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स उनका ये इंटरव्यू देख रहे थे। हम आपकी तरफ आएंगे। सिकू भाई आपसे शुरू करते हैं। बातें कुछ ठीक भी थी इसके अंदर और कुछ चुभने वाली बातें भी थी सिकंदर, क्योंकि हम आप मुझे ये बताओ ठीक कौन सी बात थी? ठीक ये था कि 3 साल का टेन्योर है, आप 1 साल में चेंजेस कर लेते हैं और जो चेंजेस करने का तरीकाकार है वो भी ओवरनाइट हो जाता है। तो ये बातें तो ठीक नजर आती हैं। इससे पहले क्या कभी नहीं हुआ है? बिल्कुल हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हो जाती। आप पहले जो है ना भट्टी साहब के पास जाओ, भट्टी साहब के फिर मैं बात ठीक है। भट्टी साहब ये बात ठीक है कि ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, लेकिन अगर एक गलती पहले भी होती आई और अभी भी हो रही है तो वो गलती ठीक नहीं हो जाती। ये बात भी ठीक है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, आप 1 साल में चेंज कर दें। परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम कि उन्होंने गलतियां क्या की, कोताहियां क्या की, लेकिन ये जो चेंज आया इस पे जरूर बात होनी चाहिए। देखिए दानिश, हम तो साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वही बनता है जिसको गवर्नमेंट की आशीर्वाद होती है। जब रमीज राजा चेयरमैन बने, जाहिर इमरान खान ने उनके सर पे हाथ रखा तो वो पीसीबी के कॉरिडोर में दाखिल हुए। जब वो हट गए, इस रिजीम ने तो उनको फिर भी 8 महीने दिए, वरना तो 8 दिन देने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे याद है जब डॉक्टर नसीम हसन शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनको भी हटाकर एडहॉक लगा दिया गया पीसीबी पे, और शाहिद रफी पीसीबी के सेक्रेटरी थे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आया था, शाहिद रफी को भी हटा दिया गया। तो ये तो साल से होता रहा है। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप कहा जाता है पीसीबी में, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से, इमरान खान की ख्वाहिश थी, एहसान मानी को उन्होंने बुलाया, एक बार हारून रशीद की फाइल भी उन्होंने फेंक दी। फाइनली इमरान खान जो चाहते थे वही कॉन्स्टिट्यूशन आया। उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम हम लेकर आ गए। मेरा तो सवाल अब ये है कि उस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम से हमने क्या डेविड वार्नर पैदा कर दिए, हमने रिकी पॉन्टिंग पैदा कर दिए, हमने ग्लेन मैग्रा पैदा कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट आज नीचे लगी हुई है। अगर रमीज राजा कह रहे हैं कि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, एशिया कप का फाइनल खेल लिया, तो उसका क्रेडिट जो है वो तो प्लेयर्स को जाता है। और दानिश, यहाँ पर अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई है कि सलमान अली आगा फाइनली 100 करने में कामयाब हो गए। तो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स और पहला 100 प्रेशर में, मेरे ख्याल में अब हम लोग असल में क्रिकेट से हटकर बैकग्राउंड पर इतनी चीजें चल रही हैं कि सीरीज से भी फोकस हट गया है कि बिल्कुल नहीं। भट्टी साहब फिक्र नहीं करें, हम जरूर सलमान अली आगा की इस इनिंग्स पे बात करेंगे, बाबर आजम की 161 की इनिंग्स पे बात करेंगे, सरफराज अहमद की 86 रन की बात करेंगे। सलमान अली आगा अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी को इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइटली सो। बहुत वैल्यूबल इनिंग्स थी ये सलमान अली आगा की। जो भी प्लेयर जो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता है उससे पाकिस्तानी टीम को यही तवक्कुआत होनी चाहिए कि वो इस पोजीशन पर आकर
जाकर टीम के लिए बड़ी इनिंग्स खेल सकें। 40, 50, 56, 60 रन की इनिंग्स सलमान अली आगा ने इससे पहले भी खेली, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेली, लेकिन इस इनिंग्स की बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये बड़ी इनिंग्स है। पाकिस्तान की टीम को 400 के रन के हिस्से से क्रॉस करवाया सलमान अली आगा ने और तने तनहा यहाँ पर पाकिस्तान का स्कोर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है सलमान अली आगा की इस इनिंग्स की। याद रहे ये पहली टेस्ट सेंचुरी है। सिकंदर, अब आपके पास आ जाते हैं हम। जो कह रहे थे रमीज़ हसन राजा के कॉन्स्टिट्यूशन, सलमान अली आगा को मुबारकबाद, वेरी वेल डन। अब उनसे बॉलिंग जरूर कराई जाए ताकि उनकी यूटिलिटी प्रॉपर तरीके से हो। राइट, ठीक है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात कर रहे थे ना रमीज़ राजा के, ओवरनाइट आपने चेंज कर दिया, तो जब इससे पहले चेंज हुआ था और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया गया था और ऑस्ट्रेलियन निज़ाम नाफिज किया गया था, वो भी ऐसे ही हुआ था। वो तो सबसे बड़ा मजाक, रमीज़ राजा के जो अल्फाज से लिख रहे, रमीज़ राजा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बुरा मना जाएंगे, मगर खैर एनीवे जो आपने बात की, मैंने पहली याया के प्रोग्राम में कह दिया था, जब वो आए थे तो इमरान खान की तरह आए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी ने मेरे साथ कमेंट किया तो मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा। ये सिर्फ वो इमरान खान का स्टाइल था। अब वो निकल गए तो वो भी इमरान खान का स्टाइल है कि जी वो जैसे वो न्यूट्रल हो गए तो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं। मैं रमीज़ राजा को 1993 का रिमाइंड कराऊंगा। हम न्यूजीलैंड के टूर पे जा रहे थे, मैं कोच था टीम का, अबू शमीम आरिफ जो थे मैनेजर थे टीम के, वसीम अकरम कप्तान थे उस टीम के। सुबह ही मुझे पता चला जब मैं होटल के कमरे में सो रहा था। अच्छा, ये वो साल है जिसमें बगावत हुई थी वसीम अकरम के खिलाफ और सारों ने मिलकर साइन कर दी थी, जिसमें रमीज़ राजा भी शामिल थे कि हम वसीम अकरम के अंडर नहीं खेलेंगे, तो सलीम मलिक को जो है कप्तान बनाया गया था। ये वो साल है। ठीक है। तो मैं होटल के कमरे में था, मुझे फ़ोन आया क्रिकेट बोर्ड से कि जी अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको हटा दिया गया है, आप घर वापस चले जाएँ, इसलिए कि अब वो इंतखाब आलम को जो हमने अपॉइंट कर दिया है। वो हमेशा हर मर्ज की दवा हुआ करते थे। तो ये रमीज़ राजा को याद थी कि ऐसा हुआ था। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब आधे से ज़्यादा तो मरहूम हो गए हैं, जिनके लिए मैं मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, और कुछ लोग जो हैं अभी भी हैं अलाइव, जो उन्होंने आके कब्जा किया था, उन्होंने भी यही किया था। तो रमीज़ राजा शायद वो भूल गए। और सबसे बड़ी बर्बादी उन्होंने कहा कि क्रिकेट की बर्बादी कर दी गई। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, बर्बादी इमरान खान ने की है, जो आके उन्होंने 40 साल का ख्वाब पूरा करके ऑस्ट्रेलियन का सिस्टम लाया, मजाक बना दिया। मजाक आप लोगों ने बनाया कि क्लब क्रिकेट का एक मैच नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान के क्रिकेट है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि आप कोई लीग खेल रहे हैं, सीनियर लीग, जूनियर लीग, कराची की क्रिकेट खत्म है। ये आप लोगों ने मजाक किया है, सामान उठाने नहीं दिया, दैट वाज बैड। उनको चीज़ें उठा के ले जानी। और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज़ राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था जब आपने कहा मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता था। और मैं हैरान हूं, आप क्रिकेटर होके इस तरह की बात, ठीक है, और आप कहते हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। या यूर स्माइलिंग, मैं आपकी तरफ भी आता हूं। मैं ज़रा आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेता हूं। आलिया, पूरा डिस्कशन आप सुन रही हैं, रमीज़ राजा की बातें आपने सुनी, यहाँ पर जो बातें हुई ये भी आपने सुनी, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? मेरा टेक तो सिर्फ एक ही है कि रमीज़ राजा हो या नजम सेठी हो या कोई भी XYZ हो, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट के चेयरमैन की होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी तरह इसको निकलना चाहिए, ये राइट नहीं होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट के पास था, बाद में सेठी साहब ने ही इसको प्राइम मिनिस्टर को दिया। और अब ये जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो अपनी एक अपने बंदे रखना चाहती हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहती हैं। इमरान खान साहब ने भी रमीज़ को रखा, लेकिन ट्रस्ट मी, रमीज़ को उन्होंने इस वजह से नहीं रखा था कि वो PTI को जो है फेवर करते हैं, वो इसलिए रखा था कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते। क्योंकि मेरे ज़ाती इल्म में है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारे क्रिकेटर्स का वो होमवर्क कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उनको कोई सेंसिबल ऐसा क्रिकेटर उस वक्त नजर नहीं आ रहा था जो कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सके। मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल बेसिस पे ये बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट का हमारी बेड़ा गर्क हो गया। हमें ये नहीं पता 2014 का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर था, 2019 का बेहतर था, और ये फैसला कौन करेगा? अब जो 6 महीने 8 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, उसके बाद फिर कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो अपना बंदा रखेगी, तो वो वाकई बेड़ा गर्क तो क्रिकेट का हो रहा है ना। बिल्कुल आलिया, अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बुरी किस्मत है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ हमेशा ये होता आया है, किसी एक फर्द के साथ नहीं हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बुरा हो रहा है। या आपका टेक सर इस पूरे मामले पर? दानिश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो शायर ने खूब कहा है कि लो अपने दाम में खुद से याद आ गया। ये वही रमीज़ हसन राजा साहब हैं जिनके बारे में अभी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि ये स्लिप में इसलिए फील्डिंग करते थे कि इनके वालिद साहब कमिश्नर थे।
और ये वही रमीज़ हसन राजा साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग मुझे कमेंट्री करने नहीं देंगे। तो इनसे मैं सवाल करता हूँ कि आमिर सुहेल को आप कमेंट्री करने नहीं दे रहे थे, वो भी एक क्रिकेटर थे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सियासी असर और रसूख नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ये रहेगा बड़े सगीर में, चाहे आप पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, तो इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब कैसे आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? इमरान खान साहब की तारीफ़ करके, और ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके खिलाफ इन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद जब सिंगापुर में टीम ने लैंड किया था तो वसीम अकरम और सलीम मलिक और दीगर खिलाड़ियों के साथ बगावत की थी कि अब इमरान खान की क़यादत में हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वही इमरान खान साहब थे जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया, और इसके सिले में इनको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही इसलिए मिली कि इमरान खान साहब ने मानी साहब को लगाकर जो फैसला किया था वो गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब अपने उस फैसले को ठीक करना चाहते थे और एक क्रिकेटर को वो लेकर आए, और रमीज़ हसन राजा से ज़्यादा उस वक्त उनकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा था। रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं सकलैन मुश्ताक को हटा रहे हैं। भाई आपने तो आते ही वकार यूनुस और मिसबाह उल हक को घर भेज दिया था और वर्ल्ड T20 सर पर था। आप कह रहे हैं टीम में तब्दीलियां नहीं करो, तो भाई आपने तो आते ही टीम में शोएब मलिक को, सरफराज को और हफीज़ को शामिल कर लिया था। आप कह रहे थे क्रिकेटर की बेतौकीरी हो रही है, जो कुछ आपने हफीज़ के साथ किया, जो सरफराज के साथ आपने किया, जो शोएब मलिक के साथ आपने किया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। कैसे नाइंसाफ़ी हो गई? आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भरकस निकाल दिया, मजाक किया आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। ना आपके पास कोई विजन था, ना आपके पास कोई सोच थी, ना सिर्फ आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। आपको यही नहीं पता कि भाई ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में नहीं लग सकती, और आपको अपने ही किए गए फैसलों को वापस लेना पड़ा। आपने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 13 सितंबर को कि बाबर आजम को कप्तानी सीखनी पड़ेगी, फिर आप बाबर आजम के पीछे छुपने लग गए। आप हर चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ हसन राजा साहब बोले हैं, और वो कहते हैं ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो रमीज़ हसन राजा ने माजरत के साथ कोई काम ठीक है यार। 57 टेस्ट मैचों में 200 उन्होंने किए। पहली सेंचुरी 7वें टेस्ट मैच में और दूसरी सेंचुरी 12वें टेस्ट मैच में की, और 12 से 57 टेस्ट मैच तक एक सेंचुरी नहीं की। आखिरी बात आपको कर दूं, वो कह रहे हैं कि जी मैं क्रिकेटर हूं, मैं क्रिकेट खेल कर आया हूं। तो भाई उनसे बड़े बड़े क्रिकेटर पढ़े, उनको क्यों चेयरमैन लगाया? क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई इमरान खान साहब की तारीफ नहीं कर रहा। अगेन हमारा काम था जी मौक़िफ़ पेश करना। हमें रमीज़ हसन राजा का भी मौक़िफ़ पेश किया, अपने एनालिस्ट का भी मौक़िफ़ पेश किया। आई एम श्योर स्क्रीन के उस पार जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका एक मौक़िफ़ होगा। लेट्स होप कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो और कंट्रोवर्सीज़ को ज़्यादा फैलाने के लिए ना हो। जिस पे हमारी नज़र है, पाकिस्तान की इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए हैं। अब न्यूजीलैंड की इनिंग्स यहाँ पर शुरू होने लगी है। टॉम लेथम इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं। देखना होगा पाकिस्तानी बॉलर्स इस पिच पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट के हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ आपसे जान लेते हैं। ओवरऑल बेहतरीन टाइम रहा है अभी तक इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए। पहले बाबर और सरफराज अहमद की वो शानदार पार्टनरशिप जिसने मुश्किलात से निकाला टीम को, फिर सलमान अली आगा के नीचे से 100 रन की इनिंग्स। अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की अभी तक। जी हाँ दानिश, 438 रन बनाने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान टीम ने 2-3 झटके जरूर खाए, लेकिन ये टीम संभली। पहले 196 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर सलमान अली आगा ने नीचे से 7वें नंबर पर जाकर सेंचुरी बनाई। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर सलमान अली आगा प्रॉपर बैट्समैन है तो 7वें नंबर पे क्यों आते हैं? सरफराज से पहले भेजने का मुझे कोई मसरफ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बैट्समैन जो थे उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया। अब पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तहान है, और अब से पहले जो चंद लम्हे पहले जो पहली गेंद फेंकी गई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स में, वो मीर हमजा ने फेंकी। मीर हमजा भी 4 साल बाद पाकिस्तान टीम में आए। अब सरफराज अहमद ने तो जस्टिफाई कर दिया। अब देखना है कि मीर हमजा जो आउट ऑफ द बॉक्स उनका सिलेक्शन रहा, नसीम शाह भी अनफिट है, तो मीर हमजा कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान के स्पिनर्स को यहाँ पर रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है या उम्मीद तो है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर मीर हमजा से, बिकॉज नेचुरली स्विंग करते हैं ये, और यहाँ पर हमने देखा कीवी बॉलर्स को भी एटलीस्ट नई बॉल से ही सही थोड़ा बहुत मूवमेंट तो मिल रहा था। दानिश कल सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि पहली 3 गेंदें जो मैंने खेली, मेरा जो प्रेशर था और मेरे ऊपर जो प्रेशर था बैटिंग करने का, और अगर कोई हार्ट बीट के लिए आला होता तो शायद वो फट जाता। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, आपने मीर हमजा को टीम में शामिल किया, सरफराज को टीम में मौका दिया। ये वो परफॉर्मर हैं जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, तो आपने इनको मौका दिया है। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको इनकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को जब आप सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह माजी में हमने देखा,
तो हमको इस टीम को वक्त देना चाहिए, हमको इस टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहिए। 110 को 4 थे, वहाँ से सरफराज ने 86 किए, बाबर ने शानदार 160 किए, और आगा सलमान को क्रेडिट देना होगा, 7वें नंबर पर आकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी की। तो यहाँ पर इंग्लैंड की जैसी क्रिकेट तो न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेलेगी। देखना ये होगा कि न्यूजीलैंड की टीम बहरहाल उनके लिए भी ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच हैं, और इस पिच के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग की है, गलती से 4 बैट्समैन आउट हुए थे अपनी, तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन किस तरह इस पिच के ऊपर खेलते हैं, और अगर वो खेले तो फिर ये टेस्ट मैच में ड्रॉ होता हुआ देखता हूँ। बाबर आजम ने एक बार फिर सिकंदर साबित किया कि वो इस दौर के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो। लेकिन सरफराज अहमद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप 4 साल बाद वापस आ रहे हो, वो खुद कह रहे थे, ये बता रहे थे हमें कि उनकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हुई थी, उनको लग रहा था वो डेब्यू पर हैं, बट वहाँ पर उन्होंने बाबर की भी तारीफ़ की कि उन्होंने साथ खिलाया, सहारा दिया, सपोर्ट किया। इट वाज अ गुड इनिंग्स। देखो, बाबर के तो हम बाहर तारीफ़ करते हैं बगैर किसी शक के, पाकिस्तान की नहीं दुनिया में उनको माना जाता है बगैर किसी शक, कोई शक नहीं। वेल प्लेड। और मैंने अपने पिछले कल के बीपर में ये कहा था कि वो कप्तानी से थोड़ा सा अपने आप को, दुनिया का हर बड़ा कप्तान ने अपने आप को, बड़े बैट्समैन ने अपने आप को कप्तानी और जब सवाल किया जाए तो डिफेंसिव भी ना हो, आपकी बेहतरी के लिए है ये सवाल। के लिए बात की थी कि आप देखें कि रोहित शर्मा हो, कोहली हो, उससे पहले तेंदुलकर था, सब ने, अभी विलियमसन ने छोड़ दिए, सऊदी छोड़ रहा है, तो आप जो है मतलब है कि उसमें कोई नाराज़ ना हो। अब रह गई सरफराज की बात, तो हमें इसी जगह पे बैठ के हमने प्रोग्राम में, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं लगाऊंगा ज़रूर। नहीं, हम बिलीव करते हैं आपको, बस करें। ऑडियो तो आजकल लीक हो रही है यार, वीडियो भी लीक हो रही है, मेरी भी होने तो बड़ी अच्छी बात की। बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर सिकंदर। तो मैंने जो है उस वक्त भी ये कहा था कि देखें सरफराज को किसने निकाला था, आपको पता है इमरान खान साहब के कहने पे उनको निकाला गया था, ठीक है ना उनको। और मुझे सेकंड किया था भट्टी साहब ने इधर ही प्रोग्राम में, उस वीडियो में भट्टी साहब ने जो सेकंड किया था वो भी था, और ख़ुद इमरान खान ने बोला था मैंने कि बाबर को जो है वो कप्तान बनाया। तो उन्होंने जो है, इमरान खान देखें क्रिकेट से बहुत दूर हो गए थे, तो वो आए तो वो बगैर बिला शक के वो आइकन हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट चीज़ों से दूर हो गए, इसलिए ये फैसले। तो सरफराज को हटाने वाले वो थे, और सरफराज ने आकर, मैंने हमेशा कहा कि भाई इनको बाहर ना बिठाएं जी, टीम में लेते हैं उसको खिलाएं, अदरवाइज किसी यंगस्टर को बिठाएं। वो कहते हैं नहीं, कंकशन रूल। खैर एनीवे, उसने बहुत ज़बरदस्त खेला, और मैंने अपने ट्विटर में यही कहा था कि सिर्फ अब उन्हीं के अपने हाथ में है, सिर्फ बल्ले से परफॉर्म करें, खत्म। बिल्कुल ऐसे। आलिया, बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है सरफराज अहमद की, ये 4 साल, उससे पहले उनका करियर, 4 साल जब बाहर रहे, कोई कंट्रोवर्सी आपको नज़र नहीं आई, कहीं कोई ट्वीट नहीं की, कहीं कोई बात नहीं की, कहीं किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, हेड डाउन रखा, परफॉर्म करते रहे, टीम के साथ चलते रहे, टीम को सपोर्ट करते रहे। अच्छा एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए यकीनी तौर पे, और मेरा ख्याल है यही अप्रोच होनी चाहिए जब आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं। सही बात। और आप संजीदा हैं कि आपने कम बैक भी करना है, तो अच्छा प्लेयर, चाहे वो फवाद आलम हो, चाहे सरफराज हो, चाहे कोई भी हो, जो वो खेलता है और अपनी परफॉर्मेंस से वापस आता है, बिल्कुल यही कमाल था। और जिस तरह से कल की इनिंग्स में जिस तरह उन्होंने साथ दिया, और सबसे अच्छी बात पता है क्या मुझे लगी, कि उन्होंने अपने शॉट्स जो हैं प्रेशर के बावजूद ब्लॉक नहीं किए, वो खेलते रहे, वो कॉन्फिडेंस उनको आता रहा और वो खेलते रहे। देखिए, कल भी मैंने एक बात की थी कि ये टीम जो है ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी की जाती टीम नहीं है। सही बात है। तो में लोगों को ब्लॉक करना या लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेसिस पे आपने वो डिसीजन लेना, देखिए सीधी सी बात है, सेना कंडीशन में रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी डोमेस्टिक में सरफराज की हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो आपके पास 3 फॉर्मेट है भाई, आप खिलाएं। ये कहाँ लिखा है कि एक बंदे ने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं? आपके पास इतने प्लेयर्स हैं, आप उसके मुताबिक एडजस्ट करें। अब कमिंग टू द मैच दानिश, ये इस वक्त जो लेथम और कॉनवे हैं, ये बड़ा जबरदस्त स्पेशलिस्ट, आपको पता है ओपनर्स है न्यूजीलैंड के, और लेथम जो है ना, खास तौर पे इनकी तो एशियन कंडीशन में बहुत बड़ा अच्छा जो है ट्रैक रिकॉर्ड है, पक्के आते हैं। और ये देखते हैं कि क्या अब हमारे मीर हमजा और वसीम इनको मेरा ख्याल है थोड़े थोड़े गैप्स के बाद यूज करें, थोड़े थोड़े ओवर्स में, लेकिन जैसे ही इब्रार आएंगे स्पिनर के अगेंस्ट ये देखना होगा कि अब ये पिच जो है ये कितना हेल्प कर रही है। और चूंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने खेला हुआ नहीं है इब्रार को, तो इब्रार यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, यहाँ पे वो कितने कामयाब हो सकते हैं, बड़े चांसेस नजर आ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि एक इंटरेस्टिंग जो है वो एनकाउंटर पाकिस्तान का होने जा रहा है।
पर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। मोहम्मद वसीम देखें अभी जो जिस तरह ये लेग साइड पे बॉल दे रहे हैं, ये थोड़ा सा इन लोगों को अपनी लाइन के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। थोड़ा डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्री रेक है मेरे ख्याल से आलिया टेस्ट क्रिकेट का। डिसिप्लिन अगर आप होंगे तो आपको कंडीशन जैसी भी हों विकेट्स मिलने के चांसेस होते हैं। भट्टी साहब, इतना कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के बाहर, पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में। रजीम चेंज हो गया, नई सिलेक्शन कमेटी आ गई, लड़के टीम में डाल दिए गए, कोच की भी बातें हो रही हैं। तो ये सब कैसे प्ले कर रहा है लड़कों के और मैनेजमेंट के दिमाग में? आई एम श्योर आपकी बातें तो होती रही होंगी। क्या चल रहा है दरवाजे के पीछे? देखिए दानिश, कल जिस तरह 4 विकेटें गिरी और उसके बाद बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, तो वो प्रेशर सिचुएशन तो क्रिकेट में आती रहती है। लेकिन ये जो बाहर इतना कुछ हो रहा है, और जाहिर है सकलैन मुश्ताक जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं उनको हटाने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के कप्तान के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं, 3 नए लड़के आ गए। तो डिसीजन तो बहरहाल सिलेक्शन कमेटी ने शाहिद आफरीदी की कुछ बोल्ड डिसीजन लिए, लड़कों को बाहर से अंदर लाए, लेकिन प्लेयर्स के लिए डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही अनयूजुअल है, ये कॉमन चीजें नहीं है। लेकिन प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, खासतौर पर कप्तान को, कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में जब कोई शक नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से रिलेटेड होती है, लेकिन सवालात उनसे पीसीबी के हवाले से होते हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की तरफ से। ये भी देखें एक बुरा पाकिस्तान क्रिकेट पर असर पड़ रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेयर्स पाकिस्तान के कप्तान को बचाने के लिए ट्रेंड चला रहे हैं। इस बारे में भी सवाल हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज नहीं है। इस साल ये दुनिया की दूसरी बड़ी टीम पाकिस्तान, बिल्कुल शायद भट्टी साहब यही वजह है जी, शायद यही वजह है कि जब कल बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़े से परेशान नज़र आ रहे थे। आई गॉट अ मैसेज ऑन ट्विटर एज वेल कि हम शायद बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बाबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप लोगों से गुजारिश ये की है कि पूरा कॉन्वर्जेसन सुन लिया करें। हर गुफ्तगू का, हर बात का एक पस मंज़र होता है, इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करते। या ये जो मिकी आर्थर की भी बात हो रही है बीच में कि मिकी आर्थर की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप तो क्या खबरें पहुँची? फिर मैं आलिया और सिकंदर से ही पूछ लूँगा कि क्या ये सही फैसला है? दानिश, कल भट्टी साहब को मैं सुन रहा था और बिल्कुल मिकी आर्थर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते में है, लेकिन उनका डार्बीशायर से इस साल आइंदा साल जुलाई तक मुआहिदा है। तो पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भारत में जाकर खेलना है। तो ऐसे में क्या हम मिकी आर्थर का इंतज़ार करेंगे? क्या मिकी आर्थर क़ब्ल अज़ वक्त अपना डार्बीशायर के साथ मुआहिदा जो है वो ख़त्म करेंगे? लेकिन मैं आपको एक इससे हटकर बात बता दूं कि ये जो मीर हमज़ा का टीम में इंक्लूजन हुआ है सरफराज के साथ, ये प्योरली शाहिद आफरीदी का डिसीजन था, क्योंकि सकलैन मुश्ताक जो थे वो इसके हक़ में नहीं थे। और शाहिद आफरीदी के पलड़े में जो है कप्तान बाबर आजम ने अपना वोट डाला और अपोज़ कर रहे थे सकलैन मुश्ताक टीम में सरफराज को शामिल करने के हवाले से, मीर हमज़ा को डालने के हवाले से। तो शाहिद आफरीदी को हम क्रेडिट देंगे कि उन्होंने न सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का भार अपने कंधों पर लिया है, बल्कि उन्होंने बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं। और जहाँ तक मिकी आर्थर की बात है, अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि मिकी आर्थर ही पाकिस्तान के कोच होंगे या नहीं। सिकंदर आएंगे या नहीं आएंगे ये एक अलग बात है। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मुख्तसर 40 सेकंड है। अच्छा, जो गोरा होता है ना कि उसका सबसे आसान ये होती है कि वो ग्रुपबाजी नहीं करता। हमारे यहाँ जो है गैंग्स चलते हैं कि सकलैन का अपना एक वो क्राउड है, कह लें, वो उसको लेके चलते हैं। और फिर तो मैं समझता हूँ कि गोरे का होना बड़ा अच्छा होता है और डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, आई विश आलिया कि मैं आपसे भी मिकी आर्थर से मुतालिक बात कर सकता, बट मैं फातिमा को बता दूंगा, वो कल आपसे इस बारे में ज़रूर बात करेगी। आलिया रशीद, अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याह्या हुसैनी, सिकंदर बख्त, आप सबका शुक्रिया आज के शो में शिरकत करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान विंस दिस फर्स्ट टेस्ट मैच और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।